तो आज एट लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अपना एक और बजट पेश कर दिया है। आइए हम इस बजट को ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि ये कैसा रहा, या हम ये कहें कि डिकोड करते हैं कि ये बजट हमारे लिए एज ए मिडिल क्लास और साथ ही साथ कैसा रहा स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद दिलाना चाहूँगा मैं वो समय जब नानी पालकी वाला बजट को डिकोड किया करते थे, और उन्हें देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दिल्ली में बहुत बड़ी आम सभा हुआ करती थी, और उनके रिएक्शन के बाद में, उनके एनालिसिस के बाद में इस बजट पर लोग या स्टॉक मार्केट अपना रिएक्शन दिया करता था। तो ये मान लीजिए कि ये उनका ज़माना था जो 80s का था। उन्हीं को याद करते हुए आइए हम अपने बजट पर अपना डिकोड चालू करते हैं। अगर एक लाइन में हम समझ करना चाहें कि बजट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि बजट में सरकार ने अपने स्टैंड को कायम रखा है। यानी कि सरकार जी फिस्कल प्रूडेंस की बात हमेशा करती आई है, उसने अभी तक उसका रास्ता नहीं छोड़ा है। चाहे बाजार में कितनी भी डिमांड रही हो या बाजार की कितनी भी मांग रही हो, बाजार में कितना ही हल्ला मच रहा हो कि हर तरीके से खर्चे को बढ़ा दिया जाए और बजट नहीं एक स्टिमुलस पैकेज बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ फिस्कल प्रूडेंस का रास्ता नहीं छोड़ा, कुछ लिमिट में रहकर ही रियायतों को प्रस्तुत किया है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले बजट बोनांजे की बात करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे आखिरी बजट में स्पीच में कहा था। जी हां, आप सभी को खुशी की बात है कि न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप आते हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक की किसी भी तरीके से इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से। तो ये मान के चलिए कि ये कंजम्पशन को बहुत बड़ा बढ़ावा देगा, और सभी की एक कॉन्सेप्ट चल रही है कि देश में कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, कंजम्पशन में स्लो डाउन है। पिछले 2 क्वार्टर से हम भी यही देख रहे हैं कि मिडिल क्लास पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, और सरकार ने इस बजट में मिडिल क्लास को वो बोनांजा दे ही दिया है। मिडिल क्लास में वही मिडिल क्लास आते हैं जो न्यू टैक्स रिजिम में आ रहे हैं। तो नए टैक्स रिजिम में आपके सामने अब क्या टैक्सेशन स्लैब आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखिए कि 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख रुपए तक 20%, और 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख एंड अबव 30% का स्लैब आ गया है। तो कुल मिलाकर यदि आपकी इनकम 12 लाख या इससे कम है, न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं, तो आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, और साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इस इनकम में कैपिटल गेन और दूसरी कोई भी इनकम जो स्पेशल टैक्स है वो शामिल नहीं होगा। और एक और बात कि अगर आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस कर जाती है तो पूरी इनकम पर ऊपर दिए हुए स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। जी हाँ, इसका मतलब कि एचएनआईज के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है, यानी कि उन्हीं को फायदा है जिनकी इनकम 12 लाख से कम है या 12 लाख तक है। यदि आपकी इनकम 12 लाख 5,000 भी हो गई या 12 लाख 1 रुपए भी हो गई, तो ये मान के चलेगा आपको इसका फायदा नहीं लगेगा, बल्कि नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको टैक्स प्लानिंग करते हुए इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी इनकम 12 लाख से नीचे हो। लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये होने वाला है कि आने वाले टाइम में जिनकी इनकम अभी तक 5, 6, 7 लाख हुआ करती थी, उनकी इनकम बुक्स में 12 लाख के नीचे नीचे हो जाएगी, और इसका फायदा वो लोग उठाएंगे। कैपेक्स की यदि हम बात करते हैं तो 10.18 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा, और फिस्कल डेफिशिएट अपने जीडीपी का 4.18% होगा, जो पॉजिटिव साइड में है। कैपेक्स की साइड पर बाजार को सरकार ने थोड़ा निराश किया है, जहां एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि कैपेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ सरकार ने किया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फिस्कल प्रूडेंस को लिमिट में रखते हुए फिस्कल डेफिसिट को ठीक ठाक कंट्रोल में रखा गया है। इसका मतलब कि यहाँ बाजार के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो एफडीआई के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। एफडीआई लिमिट सरकार ने सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में रियायत दी है या अनाउंस की थी, इंश्योरेंस में। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इंश्योरेंस भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और आज जहां हमारी टोटल इंश्योर्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, उस वजह से देश में इंश्योरेंस एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो एफडीआई लिमिट 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया जाना, इसके लिए एक अच्छे लेवल पर बाहर के देशों से पैसा आने की संभावना रहेगी, जो ये पॉजिटिव माना जाएगा, न सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बल्कि एज ए सेक्टर इंश्योरेंस के लिए भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1.5 लाख करोड़ के लोन का प्रोविजन फॉर
स्टेट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ क्या मतलब हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ की लोन का असिस्टेंट राज्य सरकारों को दिया जाना है। ये एक पॉजिटिव स्टेप तो है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें कि यहाँ एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि ये कोई ग्रांट नहीं है, ये लोन है जिस पर राज्य सरकारों की बैलेंस शीट भी इंपैक्ट आएगी, जिसके कारण अब हमें ये देखना है कि राज्य सरकारें क्या इसका कितना फायदा उठा पाती है। और एक तरीके से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गेंद अब राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। तो आपको क्या लगता है कि ये बेटर है या नहीं, ये देखने वाली बात है। इस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया टू बी मेड ग्लोबल हब फॉर टॉयज। वैसे यदि हम देखें तो ओवरऑल बजट साइज में कोई बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है टॉयज, फिर भी इसको मैं एक अलग दिशा से पढ़ना और एनालाइज करना चाहता हूं। टॉय एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें चीन जैसे देशों ने बड़ा दबदबा बना रखा है, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिसकी डिमांड है वो आज भारत से उम्मीद कर रहा है कि अपने टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाए बढ़ाए, और भारत ने भी इसी पर डेवलपमेंट पर निशाना साधा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि हम उन चीजों पर भी मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, वो चीजें जो जिनका चीन पर एकाधिकार सा था, और बड़ी चीजों के बाद अब छोटे छोटे कंज्यूमर आइटम पर भी मेक इन इंडिया का बोर्ड लगाना चाहते हैं या ठप्पा देखना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। ये स्टेप इस बात को इंडिकेट करता है कि हम मेक इन इंडिया को एक्सपोर्ट के नजरिए से भी देखना शुरू कर दिया है। इसका मतलब टॉय जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे वो यहां बनकर एक्सपोर्ट हो, इस तरह की व्यवस्था की जाने की एक पहला कदम है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो एमएसएमई इन फोकस, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन इंक्रीज्ड, दैट मींस मोर एंटिटीज विल बी पार्ट ऑफ एमएसएमई सिस्टम। मतलब क्या हुआ, यह एक ऐसा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एमएसएमई देश का एक सच में ग्रोथ इंजन है, और आप बजट में एमएसएमई को क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया गया है आज के बजट में, जहां इसकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट 2 से 3 गुना बढ़ा दी है। यानी कि आप एग्जांपल ले लें, यदि कोई कंपनी जिसने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था वह पहले माइक्रो एंटरप्राइज कहलाती थी, लेकिन अब 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक वाली कंपनी भी माइक्रो एंटरप्राइजेस कराएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई के सर्किल में आएंगे और उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिलेगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि 2.5 करोड़ तक इस लिमिट में आना। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट फॉर फार्मर्स फिशरमैन एंड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख रुपए। 6 ईयर मिशन फॉर पल्सेज, एग्री प्लान टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोडक्टिविटी इन फेज 1। इस सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सरकार ने इनडायरेक्ट एड्रेस किया है वह है कि देश की बढ़ती हुई फूड इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए, जी हां, देश में फूड इन्फ्लेशन किसी भी तरीके से पिछले सालों में कंट्रोल नहीं आ रही है। तो जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्शन थोड़ा स्थिर है। ऐसा लग रहा है कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी और बढ़ेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पल्सेज यानी कि दालों पर 6 साल का मिशन लॉन्च किया है, जहां पर हम चाहेंगे कि देश के पल्सेज में प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बने और हमारे इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट लगभग खत्म हो जाए। इसी के साथ साथ किसान क्रेडिट के लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कुछ छोटे मोटे मेजर्स और लिए गए हैं जो एग्री को सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखते हैं तो कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। एट लास्ट एक चीज जो डिस्कस करेंगे वो है कि किसी भी इकोनॉमी में 2 पिलर्स होते हैं, नंबर 1 कंजम्पशन और नंबर दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से जॉब का जनरेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और अगर हम कंजम्पशन को किसी तरीके से पुश करें तो उसी से भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। कुल मिला के कहने का तो ये होगा, किसी का खर्चा किसी की इनकम है। यानी कि जब भी इकोनॉमी में कोई खर्चा होता है तो वो इकोनॉमी में किसी की इनकम है, और वो इनकम अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ को बेटर करती है। तो सरकार ने इस बार कंजम्पशन को काफी बढ़ावा दिया है। अगर हम ये कहें कि जो टैक्स में छूट दी गई है उसकी वजह से सरकार को कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा, और रेवेन्यू का सीधा नुकसान यदि सरकार का है तो सीधा किसके हाथ में बचेगा, ये पैसा बचेगा टैक्स पेयर के हाथ में, जिससे टैक्स पेयर
इकोनॉमी में कंजम्पशन में खर्च कर सकता है या फिर सेव करेगा। ये दो ही काम कर सकता है। जब भी आपके पास पैसा आता है तो या तो आप सेव करेंगे या फिर टैक्स या फिर खर्च करेंगे। दोनों ही केस में ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। यदि खर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर तो सरकार ने इस बार इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा न बढ़ाते हुए कंजम्पशन पर ध्यान दिया है, जो एक अच्छा कदम है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनियां बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बढ़ेंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो प्रोडक्शन से किसी की इनकम होगी, जिसकी इनकम होगी वो भी खर्चा करेगा। कुल मिलाकर एक बार का पैसा रोटेशन में यदि दिया जाता है तो वो 5 टाइम रोटेशन में इकोनॉमी में रोटेट होता है। तो इसीलिए यदि सरकार एक बार पैसा या आरबीआई एक बार पैसा जब सिस्टम में डालती है तो वो 5 टाइम इफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा फेवरेट पॉइंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए अलग से सेटअप किया जाएगा। 8% यदि हम वर्ड में देखते हैं तो 63 नंबर पे आ रहा है हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और सरकार टारगेट कर रही है कि हम 12th 13 नंबर पे आए। तो इसका मतलब कि यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 12-13 नंबर पर आ गए तो ये मान के चलेगा कि आज हम लोग ये जो सोचते हैं कि बाहर के कंट्रीज में बिजनेस करना ज़्यादा इजी है, सरकारी कंप्लायंस कम है, उस पर बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को होने वाला है। तो इसका मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये बजट वैसे देखा जाए तो नॉन इवेंट है और नो एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, और साथ में नहीं न तो कोई डिसअपॉइंटमेंट का एक्सपेक्टेशन था और न कोई एक्सपेक्टेशन था कि कुछ मिलेगा। और हाँ, ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए तो बहुत अच्छा है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास के लिए जिनकी इनकम 12 लाख से कम है। कुल मिलाकर वन मोर स्टेप्स ऑन डेवलपमेंट। आप कहेंगे कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव बताया, तो दोस्तों आज के बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि ये बजट नॉन इवेंट है। आपने यदि देखा होगा मेरा लास्ट बजट, यानी कि लास्ट जुलाई का बजट एनालिसिस, शायद उस समय मैंने कहा था कि इससे बुरा बजट मैंने आज तक नहीं देखा। तो इसी संदर्भ में यदि मैं कहूँ कि ये बजट, इससे अच्छा बजट 1992-91 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया था, उसके बाद में इससे बढ़िया बजट मैंने आज तक नहीं देखा। जी हाँ, उस बजट के बाद में को मैं इस बजट से कंपेयर करता हूं और मैं इसको देता हूं 10 में से 9 मार्क्स। आपके हिसाब से इस बजट को कितने मार्क्स देते हैं आप बताइएगा। लेकिन ये तो कुछ पॉइंट थे, बाकी चीजें हमें फाइन प्रिंट्स में मिलेगी, और जब फाइन प्रिंट में मिलेगी तो और भी कुछ चीजें अनफोल्ड होगी या हमें पता लगेगी, उस समय उनको अलग से डिकोड करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको वो बताने की कोशिश की है जो आपके डायरेक्ट काम में है, डायरेक्ट काम आएगी, वो बताने की कोशिश नहीं की है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म रखा हुआ है, उसे आप यूज कीजिए, उसको फिल कीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपका मदद करेगी। दूसरी तरफ यदि आप चाहते हैं कि आपका डीमेट अकाउंट, क्योंकि अब आईपीओ की बाहर फिर से चालू हो जाएगी, क्योंकि बजट वाला जो गेम था वो खत्म हो चुका है, तो आईपीओ की बाहर चालू हो जाएगी, तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जहां हम अपडेट करते हैं लेटेस्ट डेटा जो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।